हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में 33 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये हैं ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर जिनका ये वेटेज है। सो बेटा, इस वीडियो से आप स्कोर करोगे टोटल 33 मार्क्स और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल श्रवण सर केमिस्ट्री पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेटा, ये क्विक रिवीजन का लेक्चर है जिससे आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। सो बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। सबसे पहले हम हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। बेटा, जब एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। 2 एटम अटैच्ड होंगे तो वो डाई हैलो एल्केन होगा। 3 एटम अटैच्ड होंगे एल्काइल ग्रुप्स के साथ तो वो ट्राई हैलो एल्केन होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पे है। तो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पे जब हम हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन पर जब एक एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो 1 डिग्री होगा। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन पर जब 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो ये 2 डिग्री होगा। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड है जब उस पर तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो ये बेटा हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पर बेटा एलाइलिक हैलाइड भी होते हैं। इनको कैसे पहचानते हैं? जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है उसके पास वाला कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है तो ये बेटा होता है हमारा हैलाइड और एल 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड होता है उस पर जब एक एराइल ग्रुप लगा हो, 2 हाइड्रोजन लगे हो तो ये 1 डिग्री होता है। और 2 डिग्री एराइल हैलाइड में क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। 3 डिग्री के लिए क्या होगा कि जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है उस पर एक एराइल ग्रुप और 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। तो ये होंगे हमारे बेटा बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास है विनाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड है, अगर वही कार्बन डबल बॉन्डेड है बेटा तो ये क्या हो जाता है? हमारा विनाइलिक हो जाता है। विसिनल डाइहैलाइड भी होता है और जेमिनल डाइहैलाइड भी होता है। तो विसिनल डाइहैलाइड पर दोनों कार्बन एटम पर एक एक हैलोजन एटम अटैच्ड होता है और जेमिनल पे क्या है कि एल्काइल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है उस पर 2 हैलोजन एटम अटैच्ड होते हैं तो ये जेमिनल हैलाइड हो जाता है। यहां से बेटा एलाइलिक, विनाइलिक, विसिनल, जेमिनल, बेंजाइलिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन बनता है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। सो बच्चों, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम एल्कोहल से कर सकते हैं। जब हम एल्कोहल को HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो HCl ZnCl2 जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट होता है। यानी कि एल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो एल्काइल हैलाइड देता है। इसकी जगह पे हम अदर रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, PCl5, P4/Br2, KBr/H2SO4, SOCl2, PCl3। इन सभी रिएजेंट का यूज करके हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। बट हैलो एल्केन की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड जो है वो बेटा है जब एल्कोहल को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करें और हमें एल्काइल हैलाइड मिले। तो ये बेस्ट मेथड इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वो दोनों गैस होते हैं, यानी कि SO2 और HCl दोनों ही गैस हैं। इसलिए जो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर मिलेगा वो बेटा क्या होगा? प्योर होगा। एल्कीन से भी हम हैलो एल्केन बनाते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो एल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा ही, बट जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो वहां पर 2 रूल अप्लाई होते हैं, एक मार्कोनिकॉव रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल तब अप्लाई होता है बेटा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से HBr और HCl इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन करे तो हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये होगा मार्कोनिकॉव रूल और इसकी जो मैकेनिज्म है बेटा वो कार्ब कैटायन पर बेस्ड होती है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr के साथ
ओनली HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट करती है तो हमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलता है। और ये एल्काइल हैलाइड बेटा एंटी मार्कोव-याकोब रूल के अकॉर्डिंग बनता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सिल्वर साल्ट ले लें एसिड का और इसको Br2 से रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है और इस रिएक्शन को कहते हैं हम हंस-डिकर रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है हमारे पास दो, एक फ्रैंकेनस्टाइन और एक स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं और इन एल्काइल हैलाइड को अगर हम NaI के साथ रिएक्ट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो यहाँ पर हैलोजन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाता है और इसको हम कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड लें और एल्काइल हैलाइड को जो है हम AgAF या फिर Hg2F2 या फिर SbF3 इन रिएजेंट को यूज करके अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और हमें C2H5F मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन बेटा हमारी हो जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये 5 मेथड हैं जिनसे हम हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स की। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स एक तो हम डायजोनियम साल्ट से कर सकते हैं। डायजोनियम साल्ट को जब हम CuCl/HCl या फिर यहाँ पर हम यूज करें CuBr/HBr तो हमें हैलोएरीन मिलती है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। बट जब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन Cu/HCl या फिर Cu/HBr से कराते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है और ये रिएक्शन हमारी होती है गाटरमैन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में बेटा मेन डिफरेंस है हमारा रिएजेंट का कि सैंडमेयर में CuCl के साथ HCl यूज होता है और गाटरमैन में Cu के साथ HCl यूज होता है। तो गाटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन इन दोनों से भी हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। डायजोनियम साल्ट जब वार्म Ki के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें एरोमेटिक आयोडोबेंजीन मिलता है। एनिलीन को हम NaNO2/HbF4 के साथ रिएक्ट करा के हीट करते हैं तो हमें एराइल हैलाइड मिलता है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बाल्ज-सैचमैन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 तो भी हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये 6 मेथड हैं जिनसे हम हैलोएरीन्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बाल्ज-सैचमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये 3 नेम रिएक्शन है और ये 3 नेम रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इसका है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चन जो बनता है वो बेटा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से बनता है। सो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर सेम हैलोजन, जब एल्काइल हैलाइड हमारे पास हो और वहां पर सेम हैलोजन एटम अटैच्ड होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के। बट जब हमारे पास आइसोमेरिक हैलो एल्केन होंगे तो जो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग की, यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है फॉर सेम एल्काइल एंड एराइल ग्रुप, जब हैलोजन एटम पर सेम एल्काइल या सेम एराइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज ऑफ हैलोजन एटम, क्योंकि साइज ऑफ हैलोजन एटम जितना ज्यादा बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन है फॉर आइसोमेरिक एराइल हैलाइड, जब आइसोमेरिक एराइल हैलाइड की बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है बेटा वो पैरा आर्थो मेटा होता है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आर्थो पैरा मेटा होता है। ये दो ऑर्डर फॉलो करते हैं हम आइसोमेरिक एराइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए। सोल्युबिलिटी जो है बेटा वो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के लिए क्या होगी, तो बेटा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड दोनों ही क्या है, पोलर हैं बट इनसोल्यूबल है वाटर में। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन वाटर के साथ नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है हाई डाइपोल मूवमेंट उसका होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो ग्रेटर सिमेट्री रखता है देन आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में, यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा और आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो होगा उसका डाइपोल मूवमेंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा। ये सीबीएसई में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स की। तो हैलो एल्केन जो है बेटा वो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें 1 डिग्री एमाइन मिलता है,
बट इस रिएक्शन में अगर हम फर्दर 1 डिग्री एमाइन का एल्काइल हैलाइड से अगेन रिएक्शन कराएं तो हमें 2 डिग्री एमाइन मिल जाएगी। उसका अगेन एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो हमें 3 डिग्री एल्काइल एमाइन मिल जाएगी, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम हाफ वन अमोनोलिसिस रिएक्शन। जब बेटा एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, K जो है हेलोजन के साथ बाय प्रोडक्ट बना लेता है और CH3 का एक H हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेता है और हमें एल्कीन मिल जाती है। यहाँ पे बेटा सैडजेफ रूल अप्लाई होता है, बट सैडजेफ रूल जो होता है बेटा वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए होता है। सो जब हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में KX और वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ 2 टाइप के हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हमारा होता है मेजर और एक हमारा होता है माइनर। जो मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा उससे हम कहते हैं सैडजेफ प्रोडक्ट और 80% होता है, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमारा होता है हाफमान प्रोडक्ट और यहाँ पर हमें 20% मिलता है। सो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमें 2 टाइप की एल्कीन मिलती हैं, एक मेजर और एक माइनर। जब हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड का मोल और एक एराइल हैलाइड का मोल्स यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं उर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। ये हमारी जो रिएक्शन होगी ये हमारी क्या है, उर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन है। और जब हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स को सोडियम प्लस ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एल्केन मिलती है और इस रिएक्शन को हम उर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक नेम रिएक्शन हो गई हमारी। और एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट करता है बेटा तो हमें अल्कोहल देता है, यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो है वो HCl निकल जाता है। और एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा हमें यहाँ पर ईथर मिल जाता है और ये रिएक्शन हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है। जब एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बेटा RCN बनता है। क्यों? क्योंकि KCN जो है बेटा वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जब इसकी जगह AgCN यूज होगा तो यहाँ पर RNC बनेगा। क्यों? क्योंकि AgCN जो है बेटा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही जब एल्काइल हैलाइड AgNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो RNO2 बनाता है ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड, बट जब ये KNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर RONO बनाता है क्योंकि KNO2 जो है बेटा वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, और बाकी ये हमारी 3 नेम रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और उसकी ट्रिक को समझते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा वो 2 टाइप की है, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप 1 में क्या है, यहाँ पे हमें कार्ब कटायन मिलता है और स्टेप 2 में हमें मिलता है रेसमिक मिक्सचर। और यहाँ पर हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं जैसे कि H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड। सो बेटा चूंकि यहाँ कार्ब कटायन बनता है इसलिए इसका जो शेप आता है वो हो जाता है प्लेनर, और जब वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है तो वो 3 डिग्री कार्ब कटायन बन जाता है। तो 3 डिग्री कार्ब कटायन मोर स्टेबल होता है और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 रिएक्शन का होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो SN1 रिएक्शन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाओगे। और एक जनरल ऑर्डर है कि बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर एलाइलिक की है और एलाइलिक में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, उसके बाद एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर बेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को आप याद रखें। SN1 रिएक्शन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इजिली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पर बेटा बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें मिलता है वाल्टन इन्वर्जन कंपाउंड। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं हमें, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में जैसे कि KOH हो गया है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं जैसे कि एसीटोन, DMF। सो बेटा यहाँ पर क्या है कि बैक अटैक ओनली पॉसिबल होता है, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता, जबकि SN1 रिएक्शन में फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों ही न्यूक्लियोफाइल करता है।
बट SN2 में ओनली न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, क्योंकि फ्रंट में क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है बैक अटैक की। सो यहाँ पर जितना एल्काइल हैलाइड पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। सो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और जब एल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात आए तो RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। सो बेटा ये 4 पॉइंट SN1 रिएक्शन के एंड 4 पॉइंट SN2 रिएक्शन के अगर आपको मेमोराइज है और ये जनरल ऑर्डर रिएक्टिविटी का आपको प्रिपेयर है, तो SN1 SN2 रिएक्शन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन गिवन पेयर। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है फास्टर रिएक्शन कौन देगा। तो फास्टर रिएक्शन का बेटा SN1 का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो फास्टर रिएक्शन देता है 1 डिग्री से SN1 रिएक्शन के केस में। तो ये बेटा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो हमें SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो बेटा हेलोएरीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। एक तो हम CuCN या फिर DMF को यूज करें तो साइनोबेंजीन बना सकते हैं। NiAl के साथ NaOH को लें, रिडक्शन कराएं तो हम बेंजीन बना सकते हैं हेलोएरीन से। NaOH फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl यूज करें तो ये हमारा डाउ प्रोसेस है, यहाँ से हम हेलोएरीन से फिनॉल को बना सकते हैं। हेलोएरीन को सोडियम ऑब्लिक ईथर से रिएक्ट करें 2 मोल्स लेकर के तो ये फिटिक रिएक्शन है, यहाँ से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बन जाता है। और आयोडोबेंजीन को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारी डाइफिनाइल बनती है और ये अल्मान रिएक्शन होती है। तो हेलोएरीन को हम अमोनिया एंड Cu2 के साथ हीट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, एनिलीन मिल जाएगी। और एराइल हैलाइड को जब हम NaNH2/NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हमें एनिलीन मिल जाती है। तो ये हमारी 6 to 7 रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स की, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर के जो भी टॉपिक थे वो फाइनली आपको क्लियर हो गए। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनॉल ईथर। सो बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर में जो एल्कोहल एंड फिनॉल का क्लासिफिकेशन है वो सेम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स जैसा है। वहां पे करना क्या है, हेलोजन एटम को रिप्लेस करना है और उसकी जगह OH को ऐड करना है। तो हेलोएल्केन्स का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो एल्कोहल एंड फिनॉल पे अप्लाई हो जाता है। सो हम करते हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सो एल्कोहल को बेटा हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। जब एल्काइल हैलाइड को एक्वस केवेज के साथ रिएक्ट करें तो हमें एल्कोहल मिलता है। कंडीशन ये है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल होगा। जब हम एल्काइल एमीन को HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से बेटा नाइट्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट निकल जाती है और हमें अल्कोहल मिल जाता है। एक मेथड है एल्कोहल की प्रिपरेशन का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें हम एल्कीन को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें अल्कोहल मिलता है। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन की बात हुई जिसे हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कहते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इसको कहते हैं। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी यहाँ पे होता है। उसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो BH3 के साथ या B2H6 के साथ रिएक्ट करती है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में H2O2 के साथ रिएक्ट करके हमें अल्कोहल देती है। और ये अल्कोहल जो होता है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है। रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएजेंट यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में BH3 और सेकंड स्टेप में H2O2 यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। बट एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को यूज करेंगे बेटा तो यहाँ पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और ये रिएक्शन होगी बेटा मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं H2/Ni या फिर H2/PD या LiAlH4 NaBH4 Na/C2H5OH, तो H2/Ni H2/PD तो हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए यूज करते हैं, तो हमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन पे
मिल जाता है। बट ये जो LiAlH4 और NaC2H5OH है, अगर कोई एसिड है हमारे पास या एस्टर है, उसका रिडक्शन कराएं इन रिएजेंट से तो भी हमें अल्कोहल मिलता है। एक रिएक्शन और है बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशन की, जब हम एल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस वाटर के साथ फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में NaBH4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। जब हम एस्टर का हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो भी बेटा हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। एल्डिहाइड कीटोन, ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी है और अल्कोहल में भी है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करें तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। बट जब हम कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और ये रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों रिएक्शन को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। बट जब आइसोमेरिक अल्कोहल होंगे हमारे पास तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा। मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा सोलिबिलिटी उतनी कम होगी। और सोलिबिलिटी जो आइसोमेरिक अल्कोहल की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। जितनी ज्यादा अल्कोहल में ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, अल्कोहल की सोलिबिलिटी होगी। सो बेटा सोलिबिलिटी का एक फैक्टर और है कि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है, इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल है। एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। सो बेटा एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल में हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है कार्बन से, और ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सो बेटा यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। सो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री में है, इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, और ऑर्डर हमारा बनेगा बेटा एसिडिक नेचर का 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। जब हम वाटर के साथ अल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं तो बेटा वाटर जो होता है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। रीजन यही है कि अल्कोहल के पास जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से अल्कोहल की एसिडिटी कम हो जाती है। बट वाटर के पास ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जो उसकी एसिडिटी को कम करे। तो वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर जो होगा मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। सो यहाँ पर फाइनल एसिडिक ऑर्डर जो है वो CH3OH जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और वाटर एसिडिक है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से। तो ये हमारा फाइनल एसिडिक ऑर्डर होता है, इसे आपको बेटा याद रखना है। और अल्कोहल बेटा जब एल्कोक्साइड आयन बनाता है यानी कि H आयन को लॉस करता है तो वहां पर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ निकलती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है बेटा अल्कोहल का वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। ये एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड मिलता है। बट जब 2 डिग्री अल्कोहल होगा कॉपर के प्रेजेंस में 573 पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। बट जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसको हम हीट करेंगे तो वहां पर हमें एल्कीन मिलेगी। तो ये बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है अल्कोहल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें देता है एल्केन, और अल्कोहल को हम HI के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल आयोडाइड मिल जाती है। और अल्कोहल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके हमें एस्टर देते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। जब अल्कोहल NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा यहाँ पर हमें LOPPT मिलता है आयोडो फॉर्म का, यहाँ पर हमें LOPPT मिलता है आयोडो फॉर्म का, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं आयोडो फॉर्म टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में अल्कोहल PCl5, PbR3, PI3, SOCl2, PCl3, इन सभी रिएजेंट में से किसी के साथ भी आप रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल हमें क्या दे देगा, एल्काइल हैलाइड देगा। और अल्कोहल का बेटा जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3/HIN यानी कि जॉन्स रिएजेंट या फिर K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर HNO3, तो अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। बट एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पे हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। जब बेटा हम अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर Al2O3 या फिर P4O10 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है। ये हमारे चार क्या हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो कि अल्कोहल से वाटर को रिमूव करते हैं और हमें एल्कीन देते हैं। सो ये केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की बेटा हो गई। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। सो बेटा फिनॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे हम फिनॉल को, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करें तो डाउ प्रोसेस होता है, हमें फिनॉल मिल जाता है और इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्स्ट स्टेप में NaOH के साथ करें और सेकंड में डाइल्यूट HCl के साथ करें तो हमें फिनॉल मिल जाता है। सैलिसिलिक एसिड को हम NaOH प्लस CO के साथ करें फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करें तो भी हमें फिनॉल मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम H3O प्लस के साथ रिएक्ट करा दें तो फिनॉल मिलता है। क्यूमीन से भी हम फिनॉल बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप में O2 से रिएक्शन करा के इंटरमीडिएट बनाते हैं और हीट करते हैं, सेकंड स्टेप में हम उसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो हमें क्यूमीन से बेटा फिनॉल मिल जाता है। और लैब मेथड में बेटा जब हम C6H5NH2 यानी एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करें और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें फिनॉल मिल जाता है। ये बेटा लैब मेथड है और ये सभी क्वेश्चन जो है बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी इनका काफी यूज होता है और ABC के क्वेश्चन में भी काफी यूजफुल है। सो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। यहां से एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, तो बेटा ये फिनॉल जो है इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर को रिंग को देता है तो रिंग एक्ट करने लगती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह रेजोनेंस की वजह से। अगर हम कंपैरिजन करें एसिडिटी का अल्कोहल एंड फिनॉल की तो बेटा अल्कोहल से जब H रिमूव होता है तो हमें अल्कोक्साइड आयन मिलता है, फिनॉल से जब H रिमूव होता है तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है। तो अल्कोक्साइड आयन में CH3 लगा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। और फिनॉक्साइड आयन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन भी नहीं होता है, इसलिए फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है। बट अगर हम बात करें फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की तो फिनॉक्साइड आयन की एसिडिटी ज्यादा होती है, या हम ये कहें कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है फिनॉल से। उसका रीजन ये है कि फिनॉल अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन शो करता है और फिनॉक्साइड आयन चार्ज सेपरेशन नहीं शो करता। सो फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल। जब बेटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड हो फिनॉल पे तो हमारी एसिड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, CN है और हेलोजन है, ये क्या करते हैं एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और ये -I एंड -M इफेक्ट शो करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में NH2 है, OCH3 है, एल्काइल ग्रुप है, ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और इनमें -I एंड +M इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बेटा रिंग पे आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन होती है, तो आर्थो पोजीशन पे +M एंड -M इफेक्ट देखने को मिलेगा, मेटा पे +I -I देखने को मिलेगा और पैरा पे +M एंड -M देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि देखो यहाँ पर आर्थो पे हमने ये 4 लिए हैं फिनॉल नाइट्रोबेंजीन के साथ ABCD। अब यहाँ पर एक पे आर्थो पे है, एक पे पैरा पे है, एक पे मेटा पे है, एक पे फिनॉल है, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, पैरा नाइट्रोफिनॉल की होगी। यहाँ पर बेटा जो एसिडिटी ऑर्डर बनेगा वो हमारा क्या होगा, B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद हमारा A होगा एसिडिक और उसके बाद हमारा यहाँ पर D होगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर C होगा, यानी कि पैरा, आर्थो, मेटा और फिर फिनॉल। तो पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आर्थो होगा और फिर हमारा मेटा होगा और फिर फिनॉल होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने अटैच किया है,
तो यहाँ पे भी ABCD ये 4 है हमारे पास, और ये CH3 क्या करता है, फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो जब बेटा एसिडिटी डिक्रीज होगी तो ये 3 जो हैं आर्थो बेटा पैरा पे लगे हैं, ये एसिडिटी को कम करेंगे, बट जो फिनॉल होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, तो बी वाला हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद मेटा पे इफेक्ट कम देखने को मिलता है, तो हमारा डी जो होगा वो एसिडिक होगा। उसके बाद हमारा होगा पैरा वाला, और उसके बाद हमारा होगा आर्थो वाला। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को माइंड में आप रखें और इनको अप्लाई करके एसिडिक ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की, तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में अब जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। फिनॉल को अमोनिया के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो एनिलीन मिल जाता है। फिनॉल को डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पर हमें कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें मिलती है क्या, एजोडाई मिल जाती है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। फिनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो बेटा क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर कराओगे Na2Cr2O7-H आयन से तो क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनोन। और फिनॉल का अगर हम एस्टाइलेशन करा दें CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन या फिर NaOH, तो यहाँ पर बेटा हमें फिनाइल एसीटेट मिल जाता है। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है। तो ये बेटा कपलिंग रिएक्शन जो है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमाइन चैप्टर में भी ये आपको मिलेगी। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे। तो ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम एल्काइल हैलाइड ले लें और एल्काइल हैलाइड को Ag2O के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें ईथर मिल जाता है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स यूज होते हैं। मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन को हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट कर दें तो हमें ईथर मिल जाता है। इथाइल अल्कोहल के यहाँ पे 2 मोल्स ले लें और 140 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है बेटा यहाँ पर। और एल्काइल हैलाइड को अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो हमें ईथर मिलता है। ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें ईथर देगा, बट 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा बेटा वो 1 डिग्री एल्कोक्साइड के साथ हमें ईथर नहीं देता है, जबकि 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ हमें ईथर देगा। तो ये टर्म इसका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखो। और ये रिएक्शन भी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल को अगर हम H2SO4 या फिर L2O3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। तो ये हो गई बेटा ईथर की प्रिपरेशन। हम केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की करते हैं तो बेटा ईथर को PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 टाइप के हमें क्या मिलेंगे, एल्काइल हैलाइड मिलेंगे। ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ईथर को हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो हमें एस्टर मिलता है और एल्काइल हैलाइड बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ईथर की हम रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से कराएं तो भी हमें एस्टर मिल जाता है, और ईथर को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये था बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, जिसके सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो होता है CO। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कुछ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिटामाइड, इन सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो स्ट्रक्चर इसका बेटा जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब हम करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो बच्चों वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करने वाले हैं जिन मेथड से एल्डिहाइड एंड कीटोन हम दोनों को बना सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर अगर हम एल्कोहल लें, एल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट करें तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमें एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमें कीटोन देगा। ऐसे ही कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और जब एक कैल्शियम एसीटेट एक कैल्शियम फॉर्मेट इन दोनों को हम डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा।
बेटा जब हम नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 ऑब्लिक HCl से फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर CH3CN होगा तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पर CH3CH2CN होगा तो हमें कीटोन मिलेगा। HCN और CH3CN की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो HCN हमें एल्डिहाइड देगा और CH3CN हमें कीटोन देगा। ऐसे ही सिमेट्रिकल एल्कीन में इथीन ले लें, इथीन की ओजोनोलिसिस करें और उसके बाद Zn+H2O से रिएक्शन कराएं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। बट जब हमारे पास आइसोप्रोपाइल प्रोपीन होगी तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा ओजोनोलिसिस। जब हम इथाइन का हाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 और इथाइन की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और प्रोपाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। ऑक्सीडेशन कराने पर जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे बेटा तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलेगा। ये इतने मेथड जो है बेटा ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, बट रोजेनमुंड रिएक्शन से जो है हमें सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, यहां से हमें कीटोन नहीं मिलता। जब एसिड क्लोराइड PDBSO4 के साथ रिएक्ट करता है यानी कि रिडक्शन होता है इसका तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। ऐसे ही जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम डाई मिथाइल कैडमियम से कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, वहां एल्डिहाइड नहीं मिलता। ओके बेटा, अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए गाटरमैन कोच रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है, ओनली एल्डिहाइड। और रिंग के ऊपर CH2Cl है, लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। मिथाइल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें CrO2Cl2 की प्रेजेंस में और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इस रिएक्शन को बेटा हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। इससे हमें क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ऐसे ही फिनॉल को जब हम फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें सैल्सल्डिहाइड मिलता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन बेटा नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजेनमुंड रिडक्शन से भी हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है जब हम रोजेनमुंड रिडक्शन कराते हैं PDBSO4 की प्रेजेंस में। तो ये 5 मेथड जो हैं वो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। और कीटोन के लिए हम बेंजीन का अगर बेंजोइलेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमें मिल जाता है क्या? बेंजोफिनोल मिल जाता है। और बेंजीन का अगर हम एस्टाइलेशन करा दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3COCl से तो हमें एसिटाफिनोल मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये जो एरोमेटिक मेथड है बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन के, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम समझते हैं एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पे भी हमें एसिटिक एसिड मिलता है। यहाँ पे पॉपअप रूल लगता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। तो जो वहां पर स्मॉल प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर होता है और जो लार्ज प्रोडक्ट होता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें साल्ट मिलता है। एल्डिहाइड बेटा टॉलेंस टेस्ट देता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में एसिड मिलता है और सिल्वर मिरर मिलता है। एल्डिहाइड कीटोन HCl से रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? साइनोहाइड्रिन देते हैं। एल्डिहाइड बेटा फेलिंग टेस्ट देता है बट कीटोन जो होता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएं तो एसिटल्डिहाइड अगर होगा हमारे पास तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल देगा और एसीटोन होगा तो वो हमें 3 डिग्री एल्कोहल देगा। ओके बेटा, तो यानी कि एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल मिलता है और कीटोन से हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। जब बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट करा के HCl गैस पास कराते हैं तो यहां पर ये प्रोडक्ट मिलता है और ये रिएक्शन बेटा जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया डेरिवेटिव से कराएं NH2OH जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलमीन, तो यहां पर क्या होता है कि हमें ऑक्सिम मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां से बाई प्रोडक्ट जो रिमूव होता है वो वाटर रिमूव होता है। अमोनिया डेरिवेटिव में एक तो हमारा हाइड्रोक्सिलमीन है
दूसरा हमारा सेमी कार्बाजाइड है, फेनिल हाइड्राजीन है, डीएनपी है। ये सभी क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है जो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव की जो रिएक्शन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और अगर यहाँ पर हमें अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को लिख लें और फिर अमोनिया डेरिवेटिव से उसकी रिएक्शन करा दें तो वाटर को रिमूव करना है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही एक इक्वेशन फॉर्मल्डिहाइड की है, यहाँ पर 6 मोल हम HCHO के लेते हैं और 4 मोल हम NH3 के लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलती है बेटा CH2 का होल 6, CH2 का होल 6 N4 और प्लस यहाँ पे हमें 6 H2O मिलते हैं। ये बेटा यूरोट्रोपिन है, ये यूरोट्रोपिन है जो कि हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है। ये रिएक्शन भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर I2 और NaOH से रिएक्ट करता है तो हमें LOPPT देता है आइडोफॉर्म का। इस रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। बट अगर यहाँ पर अल्कोहल से हम रिएक्शन कराना चाहें, आइडोफॉर्म बनाना चाहें तो हम 4I2 + 6 NaOH यूज कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है बट अल्कोहल में आइडोफॉर्म टेस्ट है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन NH2NH2 से फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में KOH के साथ हीट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट यहाँ वाटर निकल जाता है और एल्कीन मिलता है बेटा। इस रिएक्शन को हम उल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। ये भी रिएक्शन हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का जिंक Hg/HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। एल्डिहाइड होगा तो इथेन मिलेगा, कीटोन होगा तो प्रोपेन मिलेगा। इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेपरेटली हम एक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की HI एंड रेडपी से कराएंगे तब भी हमें एल्केन ही मिलेगा। ओके बेटा, बट HI एंड रेडपी जो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं कहलाती। क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए ZnHg/HCl से हमें रिएक्शन करानी पड़ती है। जब हम एल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज करें और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें एल्डोल मिलता है और उसके बाद उसको हीट कर दें तो हमें ब्यूट-टू-इनेल मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है अल्फा हाइड्रोजन की, यानी कि वही एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अदर कोई एल्डिहाइड जो है एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ऐसे ही कीटोन के 2 मोल्स यूज करें, डाइल्यूट NaOH यूज करें या फिर BaOH का होल ट्वाइस यूज करें, रिएक्शन कराएं तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये दोनों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड के एल्डिहाइड से रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कर ले या एस्टल्डिहाइड प्रोपेन एल्डिहाइड से रिएक्शन कर ले तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक कंडीशन और है कि एक कंपाउंड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा बेटा। ओके, जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो बेटा एल्डिहाइड रिडक्शन करके हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है और कीटोन रिडक्शन करके हमें 2 डिग्री अल्कोहल देता है। ऐसे ही कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें 1 मोल मिलता है एस्टिक एसिड का, 1 मोल मिलता है फॉर्मिक एसिड का, जिसमें जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं बेटा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में एल्डिहाइड में जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज करें और NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर एक अल्कोहल मिलेगा हमें और एक हमें क्या मिलेगा, HCOONA मिलेगा, यानी कि सोडियम या पोटेशियम का साल्ट। यहाँ पर NaOH की जगह पे हम KOH को भी यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को बेटा हम कैनिजारो रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर ये जो NaOH या KOH यूज होते हैं ये 50% कंसेंट्रेशन के होते हैं। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड नहीं चाहिए होता है, ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जब हम एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेटा मिलता है रेड PPT। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एल्डिहाइड सिर्फ रिएजेंट से रिएक्ट करके हमें पिंक कलर का PPT देता है। SCHO की अमोनिया से रिएक्शन में यूरोट्रोपिन बनता है, ये भी
प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी अंडर डायस्ट्रिक कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कीटोन जब बेटा HNO2 से रिएक्शन करता है तो ऑक्सी एमिनो एसीटोन देता है, ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कीटोन को बेटा जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमें मिलता है क्लोरीटोन। और कीटोन बेटा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता, यानी कि इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। और कीटोन को जब हम रिडक्शन कराएं MgHg/H2O से तो यहाँ पे पिनाकॉल मिलता है। और ये रिएक्शन बेटा जेई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अभी तक ये नहीं पूछी गई है। सो बच्चों नेक्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शन है, इसलिए सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन भी है इस चैप्टर में, और मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में हमें एल्डिहाइड कीटोन की देखने को मिलती है। सो बेटा एल्डिहाइड अगर हमारे पास है, एल्डिहाइड को हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CH3CONA, तो यहाँ पर हमें सिनेमिक एसिड मिलता है। और ये रिएक्शन बेटा है परकिंस रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है। और 50% NaOH के साथ अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमें बेंजाइल अल्कोहल देगा। ये एरोमेटिक प्रोडक्ट है काइनेजारो के, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा वो एलिफेटिक प्रोडक्ट थे काइनेजारो के। तो ये काइनेजारो रिएक्शन हो गई। और एल्डिहाइड केसीएन के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजोइन कंडेंसेशन देता है, और यहाँ पर बेंजोइन प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन भी बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन की बेटा टिसंको रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बेंजल्डिहाइड को हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा के सेकंड स्टेप में हीट कर दें तो यहाँ पर बेटा सिनेमल्डिहाइड मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन सिमट रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और क्लीमेंसन रिडक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड में हमें एल्केन देता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करके हमें क्या देता है, इथाइल बेंजीन देता है। और यहाँ पर एक नोट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड टेंड टू पॉलीमराइज बट कीटोन डू नॉट पॉलीमराइज, यानी कि एल्डिहाइड का हम पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं लेकिन कीटोन का पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो बेटा ये थी एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक इक्वेशन यहाँ पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटा जो एल्डिहाइड है उसका स्टेरिक इफेक्ट क्या है, कम है, और कीटोन का स्टेरिक इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कीटोन पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं और एल्डिहाइड पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। तो यहां से कभी कभी ऑर्डर लगाने को भी क्वेश्चन आता है। सो बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन फिनिश। अब हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो हैव कार्बोनिल ग्रुप एंड OH ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप तो होता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड हैं। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उन्हीं को हम फैटी एसिड भी कहते हैं बेटा। सो बच्चा जब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप के साथ तो वो मोनो होता है। COOH का होल ट्वाइस है तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। 3 कार्बन पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जब रिंग पे पैरा एंड आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों तो बेटा इसे हम कहते हैं थाइलिक एसिड। सो इसकी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ रिएक्ट कराएं फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। या फिर हम मिथाइल बेंजीन ले लें KMnO4 बेसिक मीडियम में, फर्स्ट स्टेप में यूज करें और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये CBSE में पूछी गई है। नाइट्राइल का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है।
एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराने पे भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। आर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन जब हम बेसिक मीडियम में कराते हैं और सेकंड स्टेप में H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो भी हमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एसिड एनहाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो हमें ऑक्सीडेशन करके क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इथाइल अल्कोहल को हम जॉन्स रिएजेंट या CrO3/HIN हम इसे कहते हैं, इसके साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो वन स्टेप में ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल से वन स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलेगा तो कौन सा रिएजेंट हम यूज करें, ये बेटा बहुत बार पूछा गया है। और एस्टर को हम H2O/HIN की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। एसिटामाइड को हम H3O+ की प्रेजेंस में क्या करें, हीट कर दें तो ये हमें क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। तो ये बेटा इतने मेथड हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनमें से जो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दी हैं। ये रिएक्शन बेटा आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इनसे हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो बेटा एक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो हमें क्या देता है, एसीटेट आयन देता है और H आयन देता है। इस एसीटेट आयन को हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं और इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। रीजन ये है कि ड्यू टू नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, दोनों में है, बट कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है, चार्ज सेपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। सो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर एस्टिक एसिड होता है, फिर प्रोपेनोइक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि CH3 जो है ये +I इफेक्ट शो करता है और +I इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा +I इफेक्ट होगा और एसिडिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक ये एसिडिक ऑर्डर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर एस्टिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड की एसिडिटी होती है। बी वाला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर एलिफेटिक एसिड होते हैं, फिर फिनॉल्स होते हैं, फिर एल्कोहल्स होते हैं। तो ये ऑर्डर भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड दो तरीके के इफेक्ट शो करता है, +I भी शो करता है और -I भी शो करता है। जब यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा तो ये +I इफेक्ट शो करेगा और एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो ये -I इफेक्ट शो करेगा और एसिडिटी बढ़ा देगा। इसलिए जो क्लोरोएस्टिक एसिड होता है उसकी एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होती है या वो ज्यादा एसिडिक होता है। इस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। एसिडिटी ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें एलिफेटिक एसिड एंड एरोमेटिक एसिड में तो फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर बेंजोइक एसिड का होगा, फिर C6H5CH2COH का होगा और सबसे लास्ट में एसिटिक एसिड होगा। तो ये हमने कुछ ऑर्डर यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक जनरल ऑर्डर भी है एसिडिक एसिड के एसिडिटी का, CF3 सबसे ज्यादा, फिर NO2, फिर CnF, Cl, Br, I और फिनाइल ग्रुप। ये इसका जनरल ऑर्डर एसिडिटी का है। जब दो तरीके के क्वेश्चन में ग्रुप लगे हुए हों और हमें आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है तो इस जनरल ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। जब बेटा एसिड का Ka बढ़ता है या pKa घटता है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस जितनी ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूर होगी उस कार्बोक्सिलिक एसिड की या उस एसिड की एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। सो एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम X2-Red-P से फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में H2O से कराएं तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है और इस रिएक्शन को कहते हैं हम HBZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड HI के साथ Red-P की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमें एल्केन देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेथेनॉल से रिएक्ट करे तो हमें एस्टर देता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन कहेंगे। एथेनॉल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एथेनॉल से रिएक्शन करा दें तो हमें अनसिमेट्रिकल एस्टर मिल जाता है। और
कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करता है तो पहले स्टेप में ये अमोनियम एसीटेट बनाता है और सेकंड स्टेप में जो है ये एमाइड देता है। तो इक्वेशन पे अगर हम अमोनिया प्रेजेंस करें और हीट कर दें तो डायरेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटामाइड वन स्टेप में बना सकते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 या SOCl2 या PCl3 से रिएक्शन होती है तो यहाँ पे मिलता है बेटा हमें एसिड क्लोराइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्ट करके सोडियम का साल्ट मिलता है। इसकी अगर हम फर्दर सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें यहाँ पर मीथेन भी मिल जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड HNO3 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर रिंग पे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ऐड हो जाता है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। और जब हम सिल्वर साल्ट यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसकी रिएक्शन Br2/CCl4 से कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड मिलता है, हंस-डिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा हैलो एल्केन चैप्टर में भी है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर B2S6 से ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ABC के जो क्वेश्चन आते हैं या कंप्लीट द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं वहां पर इन रिएक्शंस में से मैक्सिमम रिएक्शन हमें देखने को बेटा मिलती हैं। सो बेटा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर फाइनली फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं एमाइंस यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट। यहाँ दो चीजें हम पढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एमाइन का। तो बेटा एलिफेटिक एमाइन होती है और एरोमेटिक एमाइन होती है। CH3NH2 जो है वो हमारी क्या है, एलिफेटिक एमाइन है और 1 डिग्री एमाइन है। जब N से 2 एल्काइल ग्रुप और एक H लग जाए तो ये 2 डिग्री एमाइन होती है, और जब N पे 3 के 3 एल्काइल ग्रुप लगे हों तो ये 3 डिग्री एमाइन होती है। एरोमेटिक में कंडीशन क्या है कि रिंग पे NH2 है जिसे हम एनिलीन कहते हैं तो ये 1 डिग्री एमाइन है। N पे 2 रिंग लगी हो और एक H लगा हो तो वो 2 डिग्री एमाइन होती है एरोमेटिक, और N पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हो यानी कि 3 रिंग लगी हो तो वो 3 डिग्री होती है। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ एमाइंस जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होती है। प्रीवियस ईयर एक CBSE में क्वेश्चन आया था जहां पे हमें आइडेंटिफाई करना था कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइन कौन सी है। तो बेटा एमाइन की डिग्री चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि N पे कितने एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगे हैं, वहीं से आप आइडेंटिफाई करोगे कि एमाइन जो है वो कितने डिग्री की होती है। इसका स्ट्रक्चर बेटा जो होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और लोन पेयर की वजह से ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, एमाइन को किससे किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथेनॉल को बेटा क्या करो, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के हीट कर दो, या फिर Al2O3 के साथ हीट करो तो हमें एमाइन मिल जाता है। एसिटामाइड या फिर नाइट्राइल या फिर नाइट्रोमीथेन, इन तीनों का रिडक्शन हम H2/Pt से कराएं तो हमें एमाइन मिल जाएगा। आइसोनाइट्राइल की रिएक्शन H2O से कराएं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो एमाइन मिल जाता है। एसिटामाइड को ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटास के साथ रिएक्ट करें तो बेटा हमें एमाइन मिल जाता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान रखना है आपको कि जितने कार्बन एमाइड में होंगे उससे एक कम कार्बन का एमीन हमें मिलेगा, क्योंकि CBSE में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्यूटेनामाइड से हमें कौन सी एमीन मिलेगी। तो ब्यूटेनामाइड से बेटा प्रोपेनामीन मिलेगी, एक कार्बन कम हो जाएगा। आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन अगर हम कराएं H2/Pt से तो हमें 2 डिग्री एमीन मिलती है, और प्रोपेनोइक एसिड को हम हाइड्रोजेइक एसिड से रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें एमीन मिल जाती है, और इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा सिमट रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप की एमीन को बना सकते हैं। पहले हम अमोनिया लें, अमोनिया को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करें, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी। अगेन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे, 2 डिग्री एमीन मिल जाएगी। अगेन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे, 3 डिग्री एमीन हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेटा जो 1 डिग्री एमाइन है और 2 डिग्री एमाइन है, इन दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट 3 डिग्री एमाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 डिग्री एमाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती।
तो बेसिक नेचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सोलिबिलिटी पे हों या फिर बेसिसिटी पे हों, ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे हों। तो गैस फेज के लिए हमें याद रखना है बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 3 एमाइन है हमारे पास। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा एमाइन का, उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। एसिडिटी का जस्ट अपोजिट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है। तो गैस फेज में जो बेसिसिटी ऑर्डर है बेटा वो हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो जाता है। दूसरा जो बेसिक ऑर्डर इसका हम चेक करते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे चेक करते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब एन पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं बेसिसिटी उसकी उतनी कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडनेस बढ़ती चली जाती है। तो जितनी ज्यादा क्राउडनेस होगी स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा और बेसिसिटी उसकी उतनी कम होगी। तो यहाँ पर बेटा 1 डिग्री एमाइन जो है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी और 2 डिग्री की उसके बाद और 3 डिग्री की उसके बाद। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा हो तो ऑर्डर अप्लाई करेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हो तो ऑर्डर अप्लाई करेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर एक्वस फेज के लिए बेटा भी अप्लाई होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनको आप मेमोराइज रखें बेटा। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। केवी जब बढ़ता है तो पी केवी घटता है और बेसिसिटी बढ़ती है। ये एक पॉइंट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने डिस्कस की है, यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेसिक नेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप इसके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ एमाइन पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर के बेसिक नेचर ऑफ एमाइन का फुल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है जो एमाइन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी एमाइन देता है? एलिफेटिक एमाइन को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं इन प्रेजेंस ऑफ केमेनोफोर में तो ये हमें नाइट्रोमीथेन देती है। C2H5 MgBr से रिएक्ट करें तो हमें एल्केन मिल जाता है। एसाइलेशन करा दें तो हमें CH3NHCO मिल जाता है। एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएं तो 2 डिग्री एल्काइल एमाइन मिल जाती है। और इसके बाद फर्दर हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें 3 डिग्री एमाइन मिल जाएगी। जब एल्काइल एमाइन को हम क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, और इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और ये एमाइन का टेस्ट होता है। ये रिएक्शन बेटा नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से कराएं तो बेंजोइलेशन होता है और यहाँ पर हमें मिलता है CONHCH3, है ना, जिसे हम कहते हैं एस्टेनिलाइट। और COCl2 से कराएं तो हमें मिलता है फिनाइल आइसोसाइनेट। और एलिफेटिक एमाइन जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो हमें मिथाइलिडीन इथाइल एमाइन देता है। और ये जो बेटा बेंजोइलेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं शॉर्टन बामन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बेटा नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। एरोमेटिक रिंग पे N2 और X लगा हो तो इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। X जो है हमारा Cl- भी हो सकता है, Br- भी हो सकता है, HSO4- हो सकता है, BF4- हो सकता है। और ये जो N2+ है रिंग पे, ये हमारा होता है डाइजोनियम ग्रुप। कई बार पूछा गया है कि डाइजोनियम साल्ट में डाइजोनियम ग्रुप कौन रिप्रेजेंट करता है, तो N2+ जो होता है बेटा ये डाइजोनियम ग्रुप होता है। अगर हम इसको प्रिपेयर करें तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2+2HCl से करा दें और हीट कर दें इसको हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर हमें डाइजोनियम साल्ट मिलता है और बाई प्रोडक्ट NaCl और वाटर रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेटा हेलोइरीन में भी हमने पढ़ी थी, जहां पर एनिलीन से हमने डाइजोनियम साल्ट बनाया था और डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन CuCl/HCl से कराई थी, तो सैंडमेयर रिएक्शन हुई थी और हमें क्लोरोबेंजीन मिला था। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का
जो कन्वर्जन आता है उसमें भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, नाइट्राइल्स और एस्टर से भी हम डायजोनियम साल्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्लीन ले ली, HCl ले लिया और C5H11ONO ले लिया, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पर हमें डायजोनियम साल्ट मिल गया, और साथ में हमें मिलता है एमाइल एल्कोहल C5H11OH। फिजिकल प्रॉपर्टी में डायजोनियम साल्ट जो है डू नॉट आइसोलेटेड इन सॉलिड स्टेट और इनसोल्यूबल इन वाटर, ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं बेटा जो कि इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायजोनियम साल्ट जब HbF4 से रिएक्ट करके NaNO2 से रिएक्ट करता है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन है, तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलती है। ये रिएक्शन एक हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायजोनियम साल्ट की एनिलीन के साथ रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो येलो कलर की एजोडाई मिलती है, ये कपलिंग रिएक्शन है, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। डायजोनियम साल्ट HbF4 के साथ रिएक्ट करके हीट करते हैं तो N2BF3 फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये रिएक्शन भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम फिनॉल से कराएं एसिडिक मीडियम में, फिनॉल से कराएं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर की एजोडाई मिल जाती है। और डायजोनियम साल्ट Cu/HCl या Cu/HBr से रिएक्ट करके गाटरमैन रिएक्शन देता है, जहां पे हमें क्लोरोबेंजीन मिलती है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायजोनियम साल्ट को अगर हम वाटर के साथ बॉयल कर दें बेटा तो हमें फिनॉल मिल जाता है, ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी डायजोनियम साल्ट से फिनॉल को बनाने में। जब हम डायजोनियम साल्ट को CuCN या फिर KCN/Cu से रिएक्ट कराते हैं तो साइनोबेंजीन बनता है। और डायजोनियम साल्ट का रिडक्शन कराने पे बेंजोइक एसिड मिलता है, ये रिएक्शन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें डायजोनियम साल्ट से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बनाना हो तो हम कन्वर्जन में इस रिएक्शन का यूज करते हैं। मोस्टली एरोमेटिक कन्वर्जन में ये रिएक्शन काफी हेल्पफुल है। और ये डायजोनियम साल्ट जब H3PO2 और H2O से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बेटा हमें बेंजीन मिलती है, ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो मोस्टली यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन भी डायजोनियम साल्ट देता है। डायजोनियम साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी रिएक्शन है बेटा वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सो बेटा हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइन और डायजोनियम साल्ट दोनों फाइनली फिनिश हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स से बच्चे बहुत डरते हैं बट ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको भी रिवाइज कीजिएगा और यहां से भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें यूनिट्स देते हैं। क्लासिफिकेशन में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड किया गया है। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। और एलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से 10 यूनिट तक के हमें मोनोसेकेराइड्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल सुक्रोज है। और ओलिगोसेकेराइड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स। ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं बेटा इनकी हाइड्रोलिसिस जब होती है तो लार्ज नंबर के हमें क्या मिलते हैं? मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कैपेबल टू रिड्यूस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कैपेबल हो टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करने में, वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसका एग्जांपल जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सभी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो अनेबल हो रिड्यूस करने में टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन को, वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। ये दोनों बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछे गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड्स को। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। जब मोनोसेकेराइड कंटेन करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को तो उसे हम कहते हैं एल्डोज, जैसे कि ग्लूकोज। और जब मोनोसेकेराइड्स कंटेन्स करते हैं कीटोन ग्रुप को तो उसको हम कहते हैं कीटोज, जैसे कि फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं बेटा। सुक्रोज से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं, यहाँ पर हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं। तो हमें 1 मोल मिलेगा ग्लूकोज का और 1 मोल मिलेगा फ्रक्टोज का।
इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। स्टार्च से भी हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्च होता है हमारा C6H10O5, इसको डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन पे हीट कर दें अगर हम, तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज मिल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज को बेटा हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं और एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, और इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसे याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि राइट में 2 टाइम OH है, फिर H है, फिर OH है। राइट साइड को हम लर्न कर लें तो OH OH HOH और ऊपर हमारा CHO और नीचे CH2OH। तो ये हमारा हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में जब हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन की चेन मिलती है, और ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि 6 कार्बन एटम लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। ओके बेटा। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। तो जब हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऑक्सिम मिलता है। ये हमें ऑक्सिम देता है, और यहाँ से H2O, यहाँ से ये O और यहाँ से ये H2O निकल जाता है, और इस कार्बन से NOH ऐड हो जाता है तो ऑक्सिम मिलता है। और ये रिएक्शन प्रेजेंस करती है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो CHO में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें ग्लूकोनिक एसिड, और द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। ये इस रिएक्शन से प्रूव होता है। नेक्स्ट इक्वेशन है ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड। जब बेटा ग्लूकोज एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, यहाँ हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलता है, और ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। तो ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करता है तो हमें साइक्रिक एसिड देता है, और ये रिएक्शन कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक OH ग्रुप। HNO3 से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CHO जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2OH भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेटा ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ओपन स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको जब हम और ओपन करते हैं तो हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो मिलता है उसमें फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच ऑक्सीजन आता है, नीचे CH2 रहता है, तो इसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी स्ट्रक्चर में OH H OH OH हो जाता है, और जब इसका बीटा डी बनाते हैं बेटा तो ये जो राइट वाला OH है ये लेफ्ट साइड चला जाता है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। तो पायरान के बेस पे जब हम इसके हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये तो हमारे फिशर प्रोजेक्शन थे, हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो राइट साइड वाले को हम बॉटम में रखते हैं और लेफ्ट वाले को हम टॉप में रखते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पे हमने अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर बनाया है। तो पायरानोज का ये शेप हो गया हमारा, और हमने क्या किया, लेफ्ट वाले को टॉप में रख लिया और राइट वाले को बॉटम में रख लिया। इस तरह से सभी को अरेंज कर लेते हैं तो ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज जो है इसमें भी जो राइट साइड है उसको हम बॉटम में रखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको हम टॉप में रखेंगे, तो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज का भी हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा। तो इस तरह से इसके फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज का जो जनरल स्ट्रक्चर है बेटा वो ये है, नीचे CH2OH है और ऊपर CH2OH है, और यहाँ पर फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ये मैंने बताया था, और राइट साइड में OH OH H और लेफ्ट साइड में HH OH है। इसको जब ओपन करेंगे बेटा तो ये CH2OH जो होगा ये पीछे चला जाएगा और यहाँ का जो OH है वो आकर के इसके आगे लग जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसे हम कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और इससे हम कहेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, राइट साइड वाला OH जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट साइड वाला जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। तो ये फ्यूरान जो है, फ्यूरान के बेस पे जो है इसके हम हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया अल्फा डी के लिए और ये हमने बीटा डी के लिए। तो अल्फा डी में क्या है, 1 नंबर हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो सेम वही कंडीशन रहेगी कि जो लेफ्ट है उसको टॉप में रखेंगे, जो राइट है उसको बॉटम में। तो लेफ्ट में CH2 है तो इसको हमने टॉप पे कर दिया, राइट में हमारा क्या है OH है, इसको हमने बॉटम में कर दिया। फिर थर्ड कार्बन में भी हमारा लेफ्ट में क्या है OH है तो हमने इसको टॉप में कर दिया, H हमने बॉटम में कर दिया। फिर H टॉप में किया, OH बॉटम में किया। फिर ऐसे ही इस कार्बन को हमने अरेंज किया। तो ये हमारा अल्फा डी माइनस फ्यूरानोज बन जाता है। ऐसे ही जब हम बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इनको अरेंज कर लेंगे। तो ये फ्रक्टोज के बेटा फिशर प्रोजेक्शन एंड हावर्थ प्रोजेक्शन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को भी आते हैं या उसके स्ट्रक्चर ड्रा करने को आते हैं, तो आप इजिली यहाँ से इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है कि इट इज अ मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। ये स्टार्च किसमें मिलता है, प्लांट्स में। और स्टार्च में दो चीजें होती हैं, एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को समझने की कि एमाइलोज जो है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, 15 से 20% इसमें स्टार्च होता है, लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है और C1 से C4 कार्बन तक होते हैं। एमाइलोपेक्टिन क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, 80 to 85% स्टार्च होता है। यहाँ ब्रांच चेन होती है, यहाँ C1 से C4 एंड C1 से C6 ये होता है। सेलुलोज जो है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम का। इसके बाद बेटा बायोमोलिक्यूल्स में बचता है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे होंगे। सो यहाँ पर मैं इनको इंक्लूड नहीं करता हूँ। ये था बेटा हमारा फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन। इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो बच्चों, इस वीडियो को आप रिवाइज करके अपना एग्जाम देने जाएं। आपका एक भी मार्क्स आई होप लेस नहीं होगा। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।